हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस ट्रेवल 7। मैं आप सभी दोस्तों का जीएस ट्रेवल 7 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर मैं टॉपिक वाइज साइंस का मॉक टेस्ट करवाता हूं और आने वाले समयों में मैं सभी सब्जेक्टों का मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं टॉपिक वाइज। दोस्तों, अभी यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो यदि आपके ज़रूरी का हो, अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं इस चैनल में टॉपिक वाइज बायोलॉजी का मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, जो कि आने वाले समय में और भी सब्जेक्टों से करवाने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए परिसंचरण तंत्र टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं, जिसका पार्ट 2 ये वीडियो। पार्ट 1 जो मैं बना चुका हूं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसे आप लोग ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं और चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो संतान का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या बी। ऑप्शन नंबर ए या बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सर्वग्राही कौन सी रुधिर वर्ग होता है? सर्वग्राही कौन सी रुधिर वर्ग होता है? दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सर्वग्राही कौन सी रुधिर वर्ग होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। ऑप्शन नंबर ए बी। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि रक्त को 4 समूहों में, 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है, ए बी तथा ओ। ओ समूह ओ समूह का रक्त किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकते हैं जिनके रक्त का वर्ग हो। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ए बी रुधिर वर्ग में एंटीजन होती हैं ए और बी तथा कोई एंटीजन नहीं होती है, इसलिए इसको सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहते हैं। यह सिर्फ ए बी रुधिर वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80/120। 80/120। देखिए, जब निलय अपने आकुंचन द्वारा धमनियों में रुधिर पंप करता है तो इस रुधिर का दबाव धमनियों की दीवार पर पड़ता है। इस दबाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? रुधिर दाब कहते हैं। इसे सबसे पहले एन हेल्स ने घोरों में मापा था, ठीक है, और इसको हम लोग स्पिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं, ठीक है। तो और अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक किशोरवय व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों, इसको हम बता दें कि इसका किशोरवय व्यक्ति में भी रक्तदाब जो होता है 80/120 ही होता है। 80/120 mmHg ही होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क ग्रंथि। यदि शरीर में, आप लोगों को बता दें कि यदि शरीर में रक्तदाब कम होता है तो एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन्स निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्तचाप बढ़ने के लिए। रक्तचाप बढ़ने के लिए हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है। तो दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे एस्कीमिया कहते हैं। इनकी वजह से ऊतकों में खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाता है और वह मर जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्कीमिया। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी 5 मिलियन।
वयस्क पुरुष में 4.6 से 5 मिलियन mmQ, जबकि वयस्क महिला में 4.2 से 5 मिलियन रक्त होता है। ठीक है, और रक्त में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। इस रक्त में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद में ऊंट और लामा के रक्त में केंद्रक होती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन होता है? रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन। ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन। हिपेरिन जो होती है, क्या करती है, हमारे रक्त को थका नहीं जमने देती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 से 200 mg%। 180 से 200 mg%। अगर इसका स्तर 200 mg% से ज़्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg/100 ml होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर जो होता है 60 mg/100 ml होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4। ऑप्शन नंबर डी 7.4। ऑप्शन नंबर डी 7.4। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो 2 भागों से मिलकर के बना होता है। रक्त क्या होता है, रुधिर क्या होता है, 2 भागों से मिलकर के बना होता है। एक भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है रुधिराणु। प्लाज्मा जिसमें 55% होता है, रुधिराणु कितना होता है, तब 45% होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वयस्क मनुष्य में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर। ऑप्शन नंबर सी, 5 लीटर। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि प्लाज्मा का जो होता है, रक्त जो होती है 2 भागों से मिलकर के बनी होती है, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो जिस वजह से प्लाज्मा का भाग जो होता है 55% होता है। कितना होता है, 55%, और 45% रुधिराणु होता है। अगले प्रश्न में चलते। क्वेश्चन नंबर 16, कनिकाओं कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? यानी कि जब रक्त में रुधिराणु नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा बच जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लाज्मा। अगले प्रश्न में चलते। क्वेश्चन नंबर 17, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का मुख्य स्रोत फॉलिक एसिड होगा। अब आप लोगों को बता दें कि फॉलिक एसिड का मुख्य स्रोत हरी पत्ती, सोयाबीन, ईस्ट, गेहूं, जलिया है, फलियां है, इसलिए इसका प्रमुख कार्य होता है वृद्धि होता है। रुधिराणुओं का निर्माण, रक्त तथा डीएनए का संश्लेषण करना भी होता है। तो दोस्तों इसका अरक्तता किसकी कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि रक्त स्राव को रोकने के लिए हम लोग पोटास एलम का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पर भाषा में फिटकिरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिटकिरी। तो दोस्तों अगले प्रश्न में चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त जमाव। क्रिसमस फैक्टर जो है रक्त जमाव से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से 120 होता है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और यदि आप चैनल पे नए हो तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे या ना अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आने वाले समय में मैं इससे रिलेटिव बहुत ही क्वेश्चन को मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाली है।